हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम जो कि अभी चल रहा है और आज 28 नवंबर है। और आज के क्या क्या शिफ्टों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस अधिकतर। देखो दोस्त, क्योंकि एएलपी वालों ने तो एनालिसिस करना मना किया है, तो मैंने आप सभी के बीच जितने भी एएलपी एग्ज़ाम में जीके जीएस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बन रहा है उसी से संबंधित मैंने क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। दोस्त, मैं पहले बता देता हूँ, एनालिसिस का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लाया हूँ क्योंकि एनालिसिस करना मना है। एएलपी आरआरबी एएलपी की तरफ से नोटिफिकेशन नोटिस आया था, तो इसीलिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बन सकता है और क्वेश्चन उससे आ रहा है, तो मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हो, आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लेने का काम करता हूँ। लेकिन दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक मेरे मेहनत के लिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आने वाले शिफ्टों में। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। लेकिन दादा भाई नौरोजी का अगर योगदान हम जानते हैं कि क्या क्या इसका योगदान रहा, तो 1867 में उन्होंने ब्रिटिश आने की फॉरम में भारतीयों के विचार पर जोर देने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा दादा भाई नौरोजी। वहीं पूछे कि निर्गमन सिद्धांत यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो इंडिया है ना, ये पुस्तक किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वहीं इनसे क्वेश्चन और आ सकता है कि भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया जो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि जो ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया जो कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है क्योंकि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे वरिष्ठ नेता था। दोस्त, मैं आप सभी के बीच दादा भाई नौरोजी से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर आपके एएलपी के लिए। दोस्त, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आर्टिकल से और संविधान संशोधन से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है आर्टिकल से संबंधित जरूर क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ओके दोस्त, 1976 आ जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारत के जो संविधान है उसमें संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। जो 42वें संविधान अधिनियम है ना दोस्त, 1976 में आने की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। हमेशा क्वेश्चन आता है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द है ना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता ये जोड़ा गया था। वहीं पूछे कि अनुच्छेद 51A के तहत घोषणा को जोड़ने के बाद 7 मौलिक अधिकारों के दायरे में भी और विस्तार करता है 51A के तहत। विशेषकर आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 3 बार जोड़ा गया था, 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मेन दोस्त जब प्रस्तावना में जब केशवानंद भारती केस आया था ना, तो उसमें ही कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। और संविधान के भाग जो कि एक प्रस्तावना का भाग है, तो उसी में एक जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था और उसी में शब्द को ही जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था ना, किस यानी कि वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के वायसराय के समय इस यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्त, अगर पूछे कि ये कहाँ हुआ था, तो अमृतसर हत्याकांड के भी नाम से जाना जाता है और यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट और गिरफ्तारी के विरोध में यानी कि वार्षिक वैशाखी
मेले के दौरान ब्रिटिश भारत के पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारी भीड़ जमा हुआ था और वहीं जाके जनरल डायर ने सभी लोगों को मार दिया गया था और वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो जनरल डायर ने मारा था, लेकिन जनरल डायर को किसने मारा था, ये भी कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है आपके लिए क्वेश्चन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना कि उधम सिंह ने फिर जाके उसको यानी कि कहाँ मारा था, तो लंदन में जाके जनरल डायर को उन्होंने मारा। अगर पूछे कि उधम सिंह का जन्म पूछे तो 26 दिसंबर 1899 से लेकर 31 जनवरी 1940 में, यानी कि भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी क्रांतिकारी थे। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर को लंदन में जाकर इन्होंने मारा था। कौन? उधम सिंह ने। अगला दोस्त क्वेश्चन आया कि हु रिसीव द नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक साइंस, यानी कि 2007 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रॉबर्ट वी विल्सन। बोल रहा है कि 2007 में नोबेल प्राइज से किसे, यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, तो रॉबर्ट वी विल्सन। दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी यानी कि अभी वर्तमान में किसको किसको क्या पुरस्कार मिला गया है, किस क्षेत्र में नॉमिनेट किया गया, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दोस्त अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्रोम। प्रोम जो कि नहीं है, देखो दोस्त 4 ऑप्शन दिया था उसमें से एक नहीं दिया था। लेकिन अगर पूछे सहायक मेमोरी का उदाहरण चुंबकीय टेप यानी फ्लॉपी यानी कि CD रोम और चुंबकीय डिस्क, इसका अगर पूछे अन्य अगर साधारण उदाहरण पूछे तो टेप हो जाएगा, चुंबकीय टेप, फ्लॉपी, CD रोम और चुंबकीय डिस्क आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, एक क्वेश्चन आया था कि जो सेब से संबंधित कौन सा रोग यानी कि रोग को रूप में जाना जाता है, तो फाइबर ब्लास्ट जो है ना, सेब से संबंधित रोग एक जाना जाता है। वहीं पूछे अगर देखो दोस्त, अगर जितने भी हमारे रोग है या फिर किसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है साइंस से, तो वही अगर पूछे सेब से संबंधित कौन सा रोग होता है तो फायर ब्लास्ट आ जाएगा। वहीं पूछे ब्लाइट, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम यानी कि बीमारी हो सकता है। वहीं पूछे विटामिन बी की कमी से यानी कि होने वाली अगर पूछे तो एनीमिया। तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट, जितने भी विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे संबंधित जितने भी कमी से होने वाले रोग, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। दोस्त जितने भी परमाणु यानी कि अनुसंधान केंद्र है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर पूछे कि भारत में कितने परमाणु अनुसंधान केंद्र है तो 6 आ जाएगा। वहीं पूछे मुंबई में है, और जितने भी इंदौर, वाराणसी, कोलकाता, हैदराबाद, बहादुरगढ़, मुंबई और भी बहुत सारा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी परमाणु अनुसंधान, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की थी, तब बैंकों का जो पुनरुद्धार है ना, उन्हीं के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। दोस्त जितने भी आपसे बैंक से संबंधित क्वेश्चन है, चाहे RBI की स्थापना से संबंधित, चाहे बैंक ऑफ इंडिया से स्थापना से संबंधित, चाहे जितने भी नाबार्ड हो गया, चाहे पंजाब बैंक हो गया, उन सभी से जितने भी स्थापना ईयर है, आप सबसे रिक्वेस्ट है याद करके जाइएगा, आपके लिए क्वेश्चन बनता है। RBI से जैसे जैसे देखो, मान लीजिए SBI, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला के 1921 में बनाया, फिर 1955 में इंपीरियल किया, तो फिर जाके उसको स्थापना किया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट इसको आप पढ़ के जाइएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। टैक्सोनॉमी का अगर जनक पूछे तो किसे कहा जाता है, तो काले सीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है मेरे दोस्त। अगर पूछे कि भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगर पूछे क्वेश्चन कि आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। वहीं पूछे कि टॉक्सिनोमी जो क्वेश्चन मेरे को दिया है दोस्त, उसका जनक पूछा है, तो काले सीनियस को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगला कि दोस्त पृथ्वी राह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं, तो जैवमंडल। जैवमंडल में ही जहाँ यानी कि पृथ्वी जो लोग जो मौजूद रहते हैं, जहाँ जीवन मौजूद रहता है, उसे जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल अगर शब्द पूछे दोस्त, तो जीवमंडल 1875 में यानी कि एडवर्ड सुस नामक एक भूवैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने जीवमंडल को पृथ्वी पर उस स्थान के रूप में कहा गया था कि
पृथ्वी के स्थान पर जो लोग रहते हैं उसे जैव मंडल के रूप में कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जैव मंडल। 1875 में इस शब्द को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो एडवर्ड सुस नामक एक भूवैज्ञानिक द्वारा इसको गढ़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जन शिक्षण संस्थान का संचालन होता है। दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट, जितने भी चाहे कौशल विकास उद्यम मंत्रालय अभी वर्तमान में कौन है, कैबिनेट मंत्री से जितने भी नए आने की सदस्य नियुक्त किया गया उन सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा। और जितने भी अभी वर्तमान में कौन कौन क्या किस चीज़ में नियुक्ति हुआ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो तिरंगा झंडा यानी कि स्टुटगार्ट में मैदान यानी कि जो स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक ने। इंदुलाल याग्निक ने जो स्टुटगार्ट जो मैडम भीकाजी गामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इंदुलाल याग्निक। भीकाजी गामा को एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में भारत की आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म अगर पूछे कि मैडम भीकाजी गामा का जन्म तो 24 सितंबर 1861 को हुआ था और उसका निधन 13 अगस्त 1936 को हुआ था। दोस्त जो इम्पोर्टेंट आने कि मैडम भीकाजी गामा उनसे संबंधित क्या, उन्होंने कब झंडा को फहराया, उसका जन्म, उसका मृत्यु, ये सारा क्वेश्चन पूछ सकता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। 22 अगस्त 1907 को मैडम भीकाजी गामा जर्मनी के स्टुटगार्ट विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि 22 अगस्त 1907 को जो मैडम भीकाजी गामा है जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने सबसे पहले भारतीय ध्वज को फहराया था। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग योर स्टोर्ड रिजल्ट आउट ऑफ फिजिकली मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नॉन योर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आउटपुट प्रोसेस। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? आउटपुट की द प्रोसेस ऑफ टेकिंग योर स्टोर्ड रिजल्ट आउट ऑफ फिजिकली मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स इज नाउ ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आउटपुट प्रोसेस। आपको जैसे कि जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश। अगर पूछे कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यानी कि 2 सदन जिन्हें विधान परिषद और विधानसभा के रूप में भी जाना जाता है। विशेषकर अगर पूछे विधान जो है ना 6 राज्यों में है, जिसमें से आंध्र प्रदेश भी है, बिहार है, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये भी यानी कि 2 सदन है और जिन्होंने विधान परिषद और विधानसभा के रूप में भी जाना जाता है। और आपके एग्जाम में विधान परिषद से, विधानसभा से, लोकसभा से जितने भी सीट है, राज्यसभा सीट कितना कितना किस किस राज्य में, तो ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकता है। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल आ जाएगा कि जो पहला भारतीय संचार उपग्रह इनमें से कौन है, तो ऑप्शन दिया गया था तो एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो एक द्रव्यमान जो कि अदिश राशि। दोस्त देखिए सदिश, अदिश, सदिश जैसे कि हम लोग जो जानते हैं ना कि जो वह शब्द आता है वो सदिश होता है, जो यह यानी कि जो वह छोड़ के जितने भी सारा का सारा अदिश होता है, तो उसमें से एक द्रव्यमान जो कि अदिश राशि है। वहीं पूछे समय, तापमान, द्रव्यमान और गति अदिश राशि का एक उदाहरण है क्योंकि वे केवल परिणाम देते हैं। वजन और वेग सदिश राशियों का एक उदाहरण है। मैंने कहा ना वह वाले जितने भी शुरू होता है, वजन, वेग, ये सारा का सारा सदिश में जाता है क्योंकि उनकी एक दिशा होती है। विस्थापन, दूरी पर बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा एक अदिश राशि होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अदिश सदिश में आपको कन्फ्यूज़न अगर है तो आप उसको दूर कर लीजिए। सदिश अधिकतर 99% जिसमें व से शुरू होता है वो सदिश होता है, जिसमें से व नहीं होता लगभग अदिश राशि के रूप में काम करता है, जिसमें से द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वहीं पूछे तो एक विद्युत धारा भी अपवाद के रूप में अदिश राशि में ही आता है, तो आपको याद रखना इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो नरसंग्राम है, नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी लाया कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि डायर ने सबको गोली मार के यानी कि जान ले लिया था, प्राण ले लिया था। और अगर पूछे ये अमृतसर में हुआ था, तो फिर जाके जलियांवाला बाग है जो डायर है ना, उसको उधम सिंह के द्वारा फिर जाके लंदन में उसको मारा गया था गोली चलाकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जितने भी युद्ध है फिर उनसे संबंधित कौन कौन से हारा है, तो ये आपको क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है ना, सो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट, जितने भी चाहे मुख्यालय से क्वेश्चन आ सकता है, आप पढ़ के जाइएगा उनकी स्थापना और इसका
किस सम्मेलन से उसका स्थापना हुआ था, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। वहीं पूछे अगर जेनेवा तो WHO पूछे तो वहीं जेनेवा आ जाएगा। अगर पूछे कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन समाप्त होने के 4 महीने के बाद संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व आया, जब चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिकांश ने हस्ताक्षर द्वारा इस आने की चार्टर की पुष्टि की थे। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा? दोस्त अगर आपको क्लास अच्छा लगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ दोस्त, और आपका तो इतना फर्ज बनता है, आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।